देखो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था, इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क, दे ऑल्सो हैव ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। हमने ना ये देखा था कि प्लांट के अंदर किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है और प्लांट में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। तो फिर प्लांट के हर पार्ट को गैस मिलती कैसे, ऑक्सीजन मिलती कैसे है? तो लीव्स जो है, लीव्स तो डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के, तो उन्हें तो मिल जाएगी गैस, है ना। और लीव्स पतली भी बहुत हैं। लेकिन बात हो रही है दूसरे प्लांट पार्ट्स की, जैसे रूट हो गया या स्टेम हो गया, उन्हें कैसे गैसेस मिलती हैं? तो सबसे पहले स्टेम की बात की गई है कि स्टेम जो है, स्टेम के अंदर द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स। स्टेम में जो लिविंग सेल्स होते हैं वो थिन लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। कैसे प्रेजेंट होंगे? थिन लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क, बार्क के अंदर भी और बार्क के नीचे भी। ठीक है, तो स्टेम को गैसेस की सप्लाई मिलेगी लिविंग सेल्स के थ्रू। किसके थ्रू? लिविंग सेल्स के थ्रू। और वो लिविंग सेल्स स्टेम में कैसी लेयर्स में प्रेजेंट है? थिन लेयर्स में प्रेजेंट है। और ये जो थिन लेयर्स होंगी लिविंग सेल्स की, ये दो जगह प्रेजेंट होंगी बार्क में। पहला इनसाइड द बार्क, दूसरा बीनीथ द बार्क, दूसरा बीनीथ द बार्क। और साथ ही साथ स्टेम में इन लिविंग सेल्स के साथ साथ स्टेम में प्रेजेंट होंगे लेंटिसेल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या थे? बार्क के टूटने की वजह से जो छोटी छोटी ओपनिंग नहीं बन गई थी स्टेम में, वही क्या है? लेंटिसेल्स। तो स्टेम में गैसियस एक्सचेंज के लिए दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो लिविंग सेल जो थिन लेयर में प्रेजेंट है और दूसरा लेंटिसेल्स। The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. स्टेम के बिल्कुल अंदर में जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं। वो सेल कैसे होते हैं? डेड। और उनका काम बस एक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या है उनका काम? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। Thus most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. तो लगभग जितने प्लांट के पार्ट होते हैं उनके, ध्यान से सुनो, प्लांट के लगभग जितने पार्ट होते हैं सबके पास कम से कम एक लेयर तो ऐसी होगी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी। किसके कांटेक्ट में होगी? डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में। इसीलिए कल हमने देखा था कि प्लांट का हर जो पार्ट है वो अपना ध्यान खुद रख सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट के हर पार्ट के पास लगभग कम से कम एक पार्ट तो, एक लेयर तो ऐसी है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में, किसके साथ? एयर के साथ। This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cell in leaves, stem and roots which provide an interconnected network of air space. हम लीफ की बात करें, हम स्टेम की बात करें, या और क्या किसके बारे में बोला गया है? लीफ, स्टेम या रूट, तीनों के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल हैं? पेरेन्काइमा सेल्स। अब पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो लूज पैकिंग है उनकी। कैसे पैकिंग है? लूज पैकिंग। लूज पैकिंग है तो गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है, किस किस के अंदर? रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। तो एक नेटवर्क बन जाता है एयर स्पेसेस का, मतलब खाली जगह प्रेजेंट है। किस किस में? रूट में, स्टेम में और लीव्स में। वो खाली जगह किसने बनाई है? पेरेन्काइमा टिश्यू ने। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज आसान हो गया। Next, the complete combustion of glucose, which provide CO2 and water as end products, yield energy, most of which is given out as heat. देखो, जब ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होगा, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ग्लूकोज था, उसका कंबशन कराया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें मिला CO2 और वाटर। और जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है, ये एनर्जी किस फॉर्म में निकल गई? हीट की फॉर्म में। ग्लूकोज के कंप्लीट कंबशन से, ध्यान रखना, पार्शियल कंबशन नहीं है। कंबशन कैसा है? कंप्लीट। जब ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन करोगे तभी तुम्हें मिलेगा CO2 और वाटर। और जितनी भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकल जाएगी? हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires. अगर सेल को इस एनर्जी की जरूरत है तो इस एनर्जी का सेल यूज करेगा दूसरे मॉलिक्यूल बनाने के लिए जिनकी सेल को जरूरत है। The strategy that the plant cell uses it to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. अब प्लांट सेल ने ना एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि ये जो एनर्जी निकली है ना, ये सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में ना लूज हो जाए,
इसके लिए प्लांट ने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis। अब देखो, कल हमने देखा था कि जो एनर्जी मिलने की प्रोसेस है, ऐसे नहीं है तुमने ग्लूकोज के कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा और तुम्हें डायरेक्ट एनर्जी मिल गई। डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, एक स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होती, बहुत सारे स्टेप में होती है ये रिएक्शन। और उस रिएक्शन में जितने भी स्टेप होंगे, कुछ स्टेप्स इतने बड़े होंगे कि वहां पे एनर्जी ट्रैप हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में ना चली जाए। एक ही बार में अगर तुमने ग्लूकोज से ये बना दिया CO2 और वाटर, तो जितनी भी एनर्जी निकले वो चली जाएगी सारी की सारी हीट की फॉर्म में। तो इसको बचाने के लिए रिएक्शन जो है वो काफी सारे स्टेप्स में होती है। How this is done essentially is the story of respiration. During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as a product. तो रिएक्टेंट साइड पे क्या क्या देखा है तुमने? यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में क्या क्या मिला तुम्हें? CO2, वाटर और एनर्जी मिली है। ठीक है। The combustion reaction requires oxygen। जब भी तुम कंबशन करोगे, किसी चीज को जलाओगे, बर्न करोगे, तो उस रिएक्शन के लिए तुम्हें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है। बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जिनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, तो उनका काम कैसे चलेगा? Can you think of such situations and organisms where O2 is not available? क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोच सकते हो जहां O2 अवेलेबल नहीं है? बताओ, पढ़ा है हमने क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में सोचो जहां O2 अवेलेबल नहीं है। माइक्रोप्लाज्मा का वो तो रह सकता है बिना ऑक्सीजन के, है ना। जैसे तुमने मार्शी एरियाज का पढ़ा है कहीं पे, कुछ प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज में O2 नहीं होती है ना। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया है ना, मिथेनोजेंस है। कैसी कंडीशन में रहते हैं? एनाएरोबिक कंडीशन में। एनाएरोबिक कंडीशन मतलब जहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो कैसे करेंगे रेस्पिरेशन? There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked ऑक्सीजन। अब जब इवोल्यूशन हमारा होना शुरू हुआ ना, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो ऐसी कंडीशन में रह रहा था जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। शुरू में अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, दूसरी गैसेस थी पर ऑक्सीजन नहीं थी, तो वो तो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर रहा था। Even among present day living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic condition। आज भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। Some of these organisms are facultative anaerobes, while in other the requirement of anaerobic condition is obligate। अब दो वर्ड समझना, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। ठीक है। फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब है कि तुम उस चीज के बिना रह भी सकते और नहीं भी रह सकते, पर ऑब्लिगेट का मतलब है कि उसके बिना तुम सरवाइव नहीं कर सकते। तो अर्थ पे कुछ है फैकल्टेटिव एनारोब, मतलब वो ऑक्सीजन में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, वो तो हो गए फैकल्टेटिव एनारोब। पर कुछ होंगे ऑब्लिगेट एनारोब, मतलब वो सिर्फ रेस्पिरेशन करेंगे ऑक्सीजन की, एनारोब है तो एब्सेंस में। ठीक है। In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to particularly oxidize glucose without the help of oxygen। अब इन केसेस में क्या होगा कि जो हमारी रिएक्शन है वो रिएक्शन चलेगी एंजाइम्स की हेल्प से, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जैसे ए से बी बना एक एंजाइम की प्रेजेंस में, बी से सी बना एक एंजाइम की प्रेजेंस में, पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis। जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज से सबसे पहले हम बनाएंगे पायरुविक एसिड। क्या बनाएंगे? पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज में बताओ कितने कार्बन होते हैं? 6। कितने कार्बन होते हैं? 6। और पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन? 6। इसमें कितने कार्बन? 3। तो 6 वाला जब टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे,
इसको पायरुविक एसिड बोलो या पायरुवेट बोलो, ठीक है। पायरुवेट में कितने कार्बन? 3। जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यही पढ़ना है अब हमें। अब मेन चैप्टर शुरू हुआ है, तो देखो क्या था हमारे पास? ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज से हमें क्या बनाना है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बोलो या पायरुवेट बोलो, कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब क्या ये ग्लाइकोलिसिस एक ही स्टेप में हो जाएगा? नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप लगेंगे, उन सारे स्टेप्स की स्टडी करनी है अब हमें। देखो एक बार इसका ना ओवरव्यू दे देती हूँ, दिख रहा है तुम सबको ये? देखो शुरू में हमारे पास है ग्लूकोज। मेजरली हमारा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज, पर इमरजेंसी सबस्ट्रेट बताए थे कल, बताओ कौन कौन से होंगे? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज ही है, प्रोटीन, फैट और तीसरा था वो भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड, पर ज्यादातर क्या होगा? ग्लूकोज। हमारे पास था ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे? 2। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन गए और इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? ग्लाइकोलिसिस। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने ग्लाइकोलिसिस से। अब ये रिएक्शन चलती है साइटोप्लाज्म में। ये रिएक्शन कहाँ चलेगी? साइटोप्लाज्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऑर्गेनिज्म होते 2 टाइप के, एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में O2 की रिक्वायरमेंट होगी, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना, ये एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। एरोबिक वाले तो इसे आराम से कर लेंगे, उनके पास तो है ऑक्सीजन, पर अगर ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती तो क्या एनारोबिक वाले इस रिएक्शन को कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जरूरत होती है ऑक्सीजन की। माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये स्टेप एरोबिक में भी होगा और अनएरोबिक में भी होगा। तो इसीलिए ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हुई, ये कहाँ हुई? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्टेप कॉमन है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। क्या है पहला स्टेप? ग्लूकोज से बना 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को क्या बोला? ग्लाइकोलिसिस। कहाँ हो रही है ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। अब ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल या तो बना देंगे लैक्टिक एसिड या बना देंगे इथाइल अल्कोहल। या तो बना देंगे लैक्टिक एसिड या बना देंगे इथाइल अल्कोहल। ये पूरा ना हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, अभी बस ओवरव्यू ले लो। एनारोबिक में या तो बनेगा लैक्टिक एसिड या बनेगा इथाइल अल्कोहल। अब जैसे हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, बहुत हैवी एक्सरसाइज हमने की, तो बॉडी में किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की। किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की। तो क्या अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब कौन सा रेस्पिरेशन चलेगा? अनएरोबिक। अनएरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो 2 पायरुवेट से हमारी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा हो जाता है। मसल में इकट्ठा होता है तो मसल में आते हैं क्रैम्प्स। क्या आते हैं? क्रैम्प्स, ठीक है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 पायरुवेट से बनेगा या तो लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल। अगर 2 पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे? और अगर 2 पायरुवेट से इथाइल अल्कोहल बन रहा है तो उसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होगा? मसल्स में। कहाँ पे होगा? मसल्स में। और इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है ईस्ट में। कहाँ पे होता है? ईस्ट में। ईस्ट क्या है? एक फंजाई। ईस्ट क्या है? एक फंजाई। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर। क्या है? यूनिसेल्युलर। एक ही फंजाई है जो यूनिसेल्युलर है और वो है ईस्ट, ठीक है।
अब दो पायरुवेट से आगे बनता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। CO का मतलब है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं? हेल्प करते हैं ना उसकी रिएक्शन में, हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। तो 2 पायरुवेट से क्या बना? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको बोलते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? मतलब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ और हमें मिला 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में आगे एक साइकिल में एंटर करता है, उस साइकिल का नाम है TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल। साइकिल का नाम क्या है? TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल। अब TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल से या ऊपर से भी कुछ हाइड्रोजन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। उन हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टर प्रेजेंट होते हैं आगे, जो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो वो एक्सेप्टर में है NAD+ या FAD। सुना है पहले? NAD+ या FAD, निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NAD या FAD प्रेजेंट होंगे, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ये NAD या FAD जाएंगे ETS में। ETS है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS क्या है? यहाँ पे क्या होगा कि जो ADP है वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन को और फाइनली बनेगा वाटर। ठीक है, ये बस एक ओवरव्यू है, इसमें हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अलग से पढ़ना है। ये सारे ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, TCA साइकिल सब कुछ अलग से पढ़ना है, पूरा टॉपिक है। ठीक है, तुम अभी बस क्या ध्यान रखो, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलिसिस से नीचे के जितने भी स्टेप हैं वो हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। वो कहाँ पे हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ऐसा स्टेप बताओ जो कॉमन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है, एनारोबिक में भी। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और अनाएरोबिक में भी। ठीक है, अब सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। देखो, ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी, मतलब टूटेगा। कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटेंगे? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक लिया, कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटे? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा और वो बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। अब ग्लाइकोलिसिस को हम बोलते हैं EM। देखो, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ है? ग्लूकोज टूटता है। क्या टूटता है? ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने? एक मॉलिक्यूल लिया है और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटने से हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम है EMP पाथवे। क्या है एक और नाम? EMP पाथवे। ये साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। E फॉर एमडम, E फॉर एमडम, M फॉर मेयरहोफ, M फॉर मेयरहोफ और P फॉर पारानस, P फॉर पारानस। एमडम, मेयरहोफ और पारानस। ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम क्या है? EMP पाथवे। अब जो रिएक्शंस होती है ग्लाइकोलिसिस की वो कहाँ पे होती हैं? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीजन की जरूरत है ग्लाइकोलिसिस के लिए? ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब ग्लाइकोलिसिस ना हमारा 2 फेजेस में होता है। कितने फेजेस में होता है? 2 फेजेस में होता है ग्लाइकोलिसिस हमारा। ये देखो, पहला जो फेज है ग्लाइकोलिसिस का उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज। और ग्लाइकोलिसिस के दूसरे फेज को बोलते हैं पे ऑफ फेज। क्या बोलेंगे? पे ऑफ फेज। मतलब पहले हम प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद जो भी हमने बनाया उसको हम पे ऑफ करेंगे, चुकाएंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कितने फेजेस में डिवाइडेड है? 2 फेजेस में। पहले फेज का नाम प्रिपरेटरी फेज, दूसरे फेज का नाम पे ऑफ फेज। अब प्रिपरेटरी फेज में भी 5 स्टेप होते हैं और पे ऑफ फेज में भी 5 स्टेप होते हैं। तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप हुए? 10 स्टेप। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस डिवाइडेड है 2 फेजेस में। पहले फेज का नाम प्रिपरेटरी फेज, कितने स्टेप होंगे प्रिपरेटरी में? 5। दूसरे फेज का नाम पे ऑफ फेज, कितने स्टेप होंगे? 5 फेज होंगे। ठीक है, तो अब पहले पढ़ेंगे हम प्रिपरेटरी फेज। देखो, इस फेज के दौरान 2 ATP के मॉलिक्यूल, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे पैसा खर्च होता है या हम पैसा कमाते हैं? जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खर्च होता है। तो जो हमारा प्रिपरेटरी फेज है उसमें हमारा पैसा
यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एटीपी के मॉलिक्यूल यूज होंगे? 2। अब देखेंगे कैसे यूज होंगे। देखो, शुरू में हमारे पास था ग्लूकोज, क्या था? अब इसी ग्लूकोज के कितने कार्बन ग्लूकोज में? 6। कितने कार्बन? 6। ग्लूकोज के 6th कार्बन पे हमने ऐड कर दिया फॉस्फेट। क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट। तो हमें मिला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या मिला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लूकोज के ऊपर ये फॉस्फेट आया कहां से? एटीपी से लिया हमने ये फॉस्फेट। कहां से लिया? एटीपी से। एटीपी अगर अपना एक फॉस्फेट दे देगा तो क्या बचेगा? एडीपी। क्या बचेगा? एडीपी। पहले था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अब इस एटीपी ने अपना फॉस्फेट किसको दे दिया? ग्लूकोज को। तो यहाँ क्या बच गया? एडीपी। क्या बचा? एडीपी। और साथ में निकल गया पीआई, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं ना, ये आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? आइसोमर। मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर इनका अलग होता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया? अब देखो, क्या यहाँ पे किसी एटीपी की जरूरत है? नहीं है, ये तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो गई। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट ऐड कर दो। फ्रक्टोज के अंदर 6 पे तो है फॉस्फेट, किस पे और ऐड करना है? फर्स्ट पे। और फर्स्ट पे और ऐड कर दिया तो क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6। कितने फॉस्फेट हैं? 2। तो फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। अब एक जगह और फॉस्फेट ऐड किया तो पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो कितने एटीपी लगेंगे? एक एटीपी लगेगा। वो एटीपी अपना फॉस्फेट ऐड कर देगा इसकी कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पे। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? एडीपी प्लस पीआई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जो फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट है ना, अब वो टूट जाता है। 2 चीजों में टूट जाता है, धाप और 3PGL। किस किस में टूट जाएगा? धाप में और 3PGL में टूट जाएगा। और ये धाप और 3PGL जो है ना, ये भी आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे तुम मेरे को एक बात बताओ, जहां भी तुम्हें ऐसा एरो दिखे ना, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। तो इन 5 स्टेप में तुम्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ कहाँ होती दिखाई दे रही है? सेकंड और 5th में। सेकंड और 5th में, है ना। बाकी रिएक्शन सारी क्या होंगी? इरिवर्सिबल। बाकी सारी क्या होंगी? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? जैसे ए से बी बन गया तो बी रहेगा, बी से वापस ए नहीं बन सकता। सिर्फ सेकंड रिएक्शन और 5th स्टेप की जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, बाकी सारी इरिवर्सिबल। बाकी सारी इरिवर्सिबल। बताओ, ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने स्टेप? टोटल 10। टोटल 10 है ना। और पहला फेज, जो उस फेज का नाम प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में कितने स्टेप? 5 स्टेप। कितने स्टेप? 5 स्टेप। कितने एटीपी यूज किए तुमने इस स्टेप में? 2। कितने एटीपी यूज किए? 2 एटीपी हमने यूज कर लिए। यहाँ पे हमने पहले लिया एक मॉलिक्यूल। किसका लिया? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया ग्लूकोज का। ठीक है, अब ग्लूकोज की कौन सी पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड करोगे? 6th। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट आया कहाँ से? एटीपी से। कहाँ से आया? एटीपी से। एटीपी ने अपना फॉस्फेट इसको दे दिया, तो अब एटीपी का क्या निकल गया? एक फॉस्फेट निकल गया, तो बचा क्या? एडीपी। क्या बचा? एडीपी। अब ग्लूकोज का एक आइसोमर होता है, उसका नाम क्या है? तो हमें मिला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब फ्रक्टोज के एक और पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड करो। कौन से पे ऐड करोगे? फर्स्ट पे। तो हमें क्या मिलेगा? फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे एटीपी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो एटीपी जो है उसने अपना फॉस्फेट इसको दे दिया, तो हमें मिला एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? धाप। किस में? धाप में और 3PGAL में। ये रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। तो ये कौन सा स्टेप है? 5th स्टेप। ये 4th, ये
थर्ड, ये सेकंड और ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप। प्रिपरेटरी फेज आया समझ? कितने एटीपी यूज हुए इसमें? ध्यान रखना पूरे चैप्टर के लास्ट में बैलेंस शीट बनानी हमें, कैसे 36 और 38 एटीपी बनते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। प्रिपरेटरी फेज में कितने एटीपी यूज हुए? 2 एटीपी यूज हुए। ग्लाइकोलिसिस का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फेज कौन सा है? पे ऑफ फेज। देखो अब एक बार एंजाइम और देखो कौन कौन से यूज हुए। जो पहला स्टेप है ना, उस पहले स्टेप में एंजाइम यूज हुआ है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम यूज हुआ? हेक्सोकाइनेज। और इस एंजाइम का कोफैक्टर है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। कौन है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तुम्हें याद हो मैंने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कोफैक्टर है कौन से एंजाइम का? हेक्सोकाइनेज का। पर हमारे लिवर में हेक्सोकाइनेज की जगह होता है ग्लूकोकाइनेज। क्या होता है? ग्लूकोकाइनेज। तो ये जो पहला स्टेप है, जब ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ? हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। पर लिवर में ग्लूकोकाइनेज। किसकी प्रेजेंस में? ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में। अब दूसरे स्टेप में एंजाइम यूज होता है फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम? देखो यहाँ पे तुमने इस पे क्या ऐड किया है? फॉस्फेट ग्रुप, तो बोलेंगे फोस्फो। क्या बोलेंगे? फोस्फो। है क्या ये ग्लूकोज? इसका ग्लूको उठा लो, फोस्फो ग्लूको। क्या बना? फोस्फो ग्लूको। और ये जो बना ये आइसोमर है इसका, तो आइसोमरेज। क्या होगा? आइसोमरेज। तो पूरा नाम होगा फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज। फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम यूज हुआ सेकंड स्टेप में? फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है आपस में? आइसोमर। हाँ, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है आपस में? आइसोमर है। ठीक है। और यहाँ पे तुमने आइसोमर बनाया, इसीलिए हमने नाम क्या दिया? फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। थर्ड स्टेप में यूज होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। थर्ड स्टेप में क्या यूज होगा? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या यूज होगा? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब एक वर्ड ध्यान रखना, जहां भी काइनेज वर्ड आए ना, काइनेज का मतलब है फॉस्फेट ऐड होगा। काइनेज का मतलब क्या है? फॉस्फेट ऐड होगा। क्या यहाँ तुमने फ्रक्टोज पे फॉस्फेट ऐड नहीं किया? किया है ना। तो इसीलिए कौन सा एंजाइम काम में आएगा? काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? काइनेज। काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे एंजाइम आया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोज पे ऐड किया ना, इसलिए फ्रक्टो, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ? बोलो। हेक्सोकाइनेज। इन लिवर ग्लूकोकाइनेज। कौन सा? ग्लूकोकाइनेज। यहाँ पे फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। यहाँ पे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ऐड किया है। अब लास्ट में देखो फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ में यूज होगा अल्डोलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अल्डोलेज। कौन सा एंजाइम? अल्डोलेज एंजाइम। और जो लास्ट फिफ्थ स्टेप है वहां पे यूज होगा ट्राइयोज फोस्फो आइसोमरेज। क्यों आइसोमरेज? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर। ट्राइयोज फोस्फो आइसोमरेज। ट्राइयोज फोस्फो आइसोमरेज। हो गया एंजाइम याद? पहले स्टेप में बताओ कौन सा एंजाइम यूज होगा? लिवर में ग्लूकोकाइनेज। सेकंड स्टेप पे फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। थर्ड स्टेप में काइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि फॉस्फेट ऐड हो रहा है। नेक्स्ट में अल्डोलेज। क्या होगा? अल्डोलेज। नेक्स्ट में ट्राइयोज फोस्फो आइसोमरेज। ट्राइयोज फोस्फो आइसोमरेज। ठीक है। अब इस स्टेप के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हमें क्या क्या है। हाँ, धाप की फुल फॉर्म और देखो क्या होती है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या है फुल फॉर्म? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और पीजीएल है फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या है? फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। अब देखो जो स्टेप 1 है और स्टेप 3 है वो इरिवर्सिबल है, बाकी स्टेप क्या है? रिवर्सिबल। देखो स्टेप जो फर्स्ट है वो कैसा है? इरिवर्सिबल। स्टेप पहला कैसा है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं जाएगा। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 भी कैसा है? इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं जाएगा।
1 और 3 को छोड़ के बाकी सारे रिवर्सिबल, बाकी सारे रिवर्सिबल, उसके हाँ बाकी रिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो एटीपी कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, ये भी रिवर्सिबल है, इन दोनों से मिलके ये बन सकता है वापस। ठीक है, उसके बाद देखो एटीपी कहाँ कहाँ पे यूज हुआ तुम्हारा, फर्स्ट और थर्ड पे। एटीपी कहाँ पे यूज हुआ, फर्स्ट और थर्ड पे। कितने एटीपी यूज हुए, दो। अब स्टेप 1 और 3 जो है इनको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन के स्टेप। कौन से स्टेप, फॉस्फोराइलेशन मतलब हमने फॉस्फेट ऐड किया है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट हमने ऐड किया है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ऐड हुआ फॉस्फेट, जहाँ पे एटीपी यूज हुआ, एटीपी 1 और 3 में यूज हुआ, तो फॉस्फोराइलेशन भी 1 और 3 में हुआ। अब आइसोमराइजेशन रिएक्शन कौन सी है, देखो सेकंड है आइसोमराइजेशन है, फिफ्थ है आइसोमराइजेशन है, ये भी रिवर्सिबल है तो ये भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन है जहाँ पे आइसोमर बनते हैं। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। धाप की फुल फॉर्म डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पीजीएल, 3 पीजीएल, इसको बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तुम्हें याद है मैंने बायोमोलिक्यूल्स में शुरू में ही मोनोसेक्राइड्स में लिखवाया था, एक तो ग्लिसरल्डिहाइड और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दो लिखवा रखे हैं, एक तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन लिखवा रखा है और एक ग्लिसरल्डिहाइड। इनमें कितने कार्बन है, दोनों में 3 कार्बन। कितने कार्बन है, दोनों में 3 कार्बन है। अब ऐसा क्यों बना, देखो फ्रक्टोज में कितने कार्बन, 6। कितने कार्बन, 6। इससे 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब इसमें भी कितने कार्बन, 3, इसमें कितने कार्बन, 3। ठीक है, ये 3-3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड है दोनों। या तो इसको बोलो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या बोलो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, ओके। देखो जो रिएक्शन नंबर 4 है ना उसको हम स्प्लिटिंग रिएक्शन बोलते हैं या क्लीवेज रिएक्शन बोलते हैं। देखो रिएक्शन नंबर 4 में क्या हुआ था, फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट टूटा था धाप में और 3 पीजीएल में, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीवेज रिएक्शन या स्प्लिटिंग रिएक्शन। क्या है इस रिएक्शन का नाम, स्प्लिटिंग रिएक्शन या क्लीवेज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन नंबर बोलो 4। Phosphorus is attached to 2 different carbon atoms, that's why we call it bis not bi। अब अगर एक ही कार्बन से 2 फॉस्फेट अटैच हो तो हम वर्ड यूज करेंगे बाय। क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय। पर दो अलग अलग कार्बन से अगर जुड़े हुए हैं फॉस्फेट तो वर्ड यूज होता है बिस। कौन सा वर्ड यूज होता है, बिस। एनसीईआरटी ने शायद इसको फॉलो नहीं किया हुआ बट जेन्युइन रूल यही है। ठीक है, अलग अलग कार्बन पे है फॉस्फेट तो बिस, सेम कार्बन पे है तो बाय। बिस लिखा हुआ शायद उन्होंने। देखो टू कैटेलाइज रिएक्शन नंबर 1 in most of the cells hexokinase is present except liver which also contain glucokinase in addition to hexokinase। मोस्टली सेल्स में प्रेजेंट होता है फर्स्ट स्टेप के लिए हेक्सोकाइनेज। क्या प्रेजेंट होता है, हेक्सोकाइनेज। पर लिवर के सेल्स में हेक्सोकाइनेज के साथ साथ एक और एंजाइम होता है, क्या नाम है उस एंजाइम का, ग्लूकोकाइनेज। अब जो टू कैटेलाइज रिएक्शन नंबर 1 पहली रिएक्शन। अब दूसरा जो फेज है ग्लाइकोलिसिस का, उस फेज का नाम क्या है, पे ऑफ फेज। अब पे ऑफ फेज में देखो जो हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट है ना वो इस 3-पीजीएल के लिए प्रेजेंट है, धाप के लिए हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए क्या होगा बॉडी में कि धाप जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3-पीजीएल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3-पीजीएल में। तो हमें जरूरत किसकी है, 3-पीजीएल की। अब शुरू में एक मॉलिक्यूल धाप का था, एक 3-पीजीएल का था। अब धाप भी 3-पीजीएल में कन्वर्ट हो गया तो 3-पीजीएल के कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, 2। शुरू में इससे एक मॉलिक्यूल इसका बना, एक इसका बना। अब जरूरत हमें बस इसकी है, इसके लिए हमारे पास एंजाइम ही नहीं है बॉडी में, तो ये धाप भी कन्वर्ट हो गया किसमें, 3-पीजीएल में। तो एक तो पहले ही था 3-पीजीएल, एक ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया। कितने 3-पीजीएल हो गए, 2। कितने 3-पीजीएल हो गए, 2। 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, 3 का मतलब है कि थर्ड पोजीशन पे उस पे फॉस्फेट है। ठीक है, तो अब ये 3-पीजीएल के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। यहाँ 3 नहीं लिखा हुआ पर एक्चुअल में ये 3-पीजीएल है, उसके 2 मॉलिक्यूल हमारे पास। अब 3-पीजीएल से हमें मिलेगा 1,3
बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या मिलेगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। देखो ये जो है हमारा, ये क्या था? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या था? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब इस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या होगा? H पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। और उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा NAD+। कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD+। अब NAD+ पे अगर H पॉजिटिव निकल गया, लग गया, तो क्या बनेगा? NADH+ H पॉजिटिव। क्या बनेगा? NADH+ H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से पूरा हाइड्रोजन निकला है। पूरा हाइड्रोजन अगर निकला है तो एक H तो जुड़ गया NAD के साथ और एक H+ अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन मतलब इसके ऊपर ऐड होगा फॉस्फेट। क्या ऐड होगा? फॉस्फेट। PgAl है 3PgAl, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। उसकी फर्स्ट पोजीशन पे और फॉस्फेट ऐड करना है। फर्स्ट पोजीशन पे और फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? 1,3 पे पहले ही था तो क्या बना? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या बना? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, लेकिन यहाँ फॉस्फेट ATP नहीं दे रहा, यहाँ फॉस्फेट कौन दे रहा है? H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO4 को और क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ फॉस्फेट ATP नहीं दे रहा, कौन दे रहा है? H3PO4। अब हमें ध्यान रखना है कितने NADH बने यहाँ पे? एक। कितने NADH बने हैं? एक NADH बना है। अब 2 PgAl थे तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी कितने बने होंगे? 2। कितने बने हैं? 2। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है, यहाँ से हमें फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट हटाना है। फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट हटा के हम ADP को दे देंगे। किसको दे देंगे? ADP को। अब ADP को फॉस्फेट मिल गया तो ये क्या बन गया? ATP। क्या बन गया? ATP। यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से हट गया तो नाम बस क्या बचा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बचा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? ये तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट पूरा नाम है, मॉलिक्यूल कितने बने? 2। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये दोनों आपस में आइसोमर है। क्या आपस में? आइसोमर। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से निकलेगा पानी। क्या निकलेगा? पानी। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो हमें मिलेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या मिलेगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है, यहाँ से भी निकलेगा फॉस्फेट। क्या निकलेगा? फॉस्फेट। यहाँ से फॉस्फेट निकाला हमने और किसको दे दिया? ADP को। ADP को दे दिया तो क्या बना? ATP। क्या बना? ATP। ठीक है, अब ATP यहाँ पे बना और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट निकलने के बाद सिर्फ बचता है पायरुवेट। क्या बचेगा? पायरुवेट। पायरुवेट का एक और नाम है पायरुविक एसिड। शुरू में हम क्या लेके चले थे? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बना दिया? पायरुवेट। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। अब हर स्टेप में 2-2 हो रहा है, 2-2 चल रहा है ना सब कुछ, यानी यहाँ पे ATP भी कितने बने होंगे? 2। यहाँ पे ATP भी कितने बने होंगे? 2। अब तुम पूरा ग्लाइकोलिसिस सोचो, प्रिपरेटरी फेज में तुमने कितने ATP यूज किए? प्रिपरेटरी में, पहले वाले में कितने यूज किए? 2 ATP। यहाँ पे ATP बने कितने? 4। कितने ATP बने? 4। तो नेट गेन कितने ATP का हुआ? नेट गेन कितने ATP का हुआ? 2 ATP का। ठीक है, एक बार इसको देख लो, लिखेंगे। शुरू में क्या था? PgAl। कितने मॉलिक्यूल थे? 2। इसको फॉस्फेट दिया किसने? NADH। कितने बने यहाँ? सब कुछ 2-2 है ना, तो NADH में कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और फॉस्फेट ऐड हो गया। कौन सी पोजीशन पे ऐड हुआ है? फर्स्ट पे। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसका फॉस्फेट निकाल के ADP को दे दो, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर यहाँ से वाटर निकलेगा और बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉस्फेट निकाल लो, क्या बचेगा? बस पायरुवेट बचेगा। यही बनाना था हमें। अच्छा, एक बार एंजाइम और याद कर लो साथ साथ। देखो इसका नाम क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ से हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन। क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन। जब कहीं से हाइड्रोजन निकालते हैं ना तो वहां डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, और डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में एंजाइम यूज होता है डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए एंजाइम यूज होगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। पूरा इसका नाम लिखो और बस डीहाइड्रोजिनेज लगा दो। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ। नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम यूज होगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में तुमने क्या किया है? क्या ऐड किया है? 7th स्टेप है ना तुम्हारा।
ये है 7th स्टेप। यहाँ एटीपी के ऊपर क्या ऐड कर रहे हो? फॉस्फेट। एडीपी के ऊपर क्या ऐड कर रहे हो? फॉस्फेट। और जब फॉस्फेट ऐड होता है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? काइनेज। तो काइनेज एंजाइम यूज हुआ और आगे क्या लिखना है? फॉस्फोग्लिसरेट। क्योंकि कहां से निकाला है तुमने? ग्लिसरेट से, है ना? तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। कौन सा एंजाइम यूज हुआ? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो, थोड़ा सा जब किसी चीज में चेंज आ जाता है ना तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, बस उसकी सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ, तो एंजाइम यूज होगा म्यूटेज। कौन सा एंजाइम यूज हुआ? म्यूटेज। नेक्स्ट 9th स्टेप में एंजाइम यूज होता है इनोलेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? इनोलेज। इसीलिए फॉस्फोग्लिसरेट से बन गया फॉस्फो इनोल पायरुवेट। इनोल बनाया ना, तो एंजाइम यूज कौन सा हुआ? इनोलेज। अब यहाँ भी एडीपी के ऊपर क्या ऐड हुआ है? फॉस्फेट। तो यहाँ भी एंजाइम कौन सा आएगा? काइनेज। और आगे क्या लगाएंगे? पायरुवेट। तो एंजाइम कौन सा यूज हुआ? पायरुवेट काइनेज। क्या एंजाइम यूज हुआ? पायरुवेट काइनेज। अब तुम बताते जाना, अब तुम मेरे को बताओ। जो हमारा प्रेपरेटरी फेज था, प्रेपरेटरी फेज में लास्ट में हमें मिला था धाप और 3PGL। धाप की जरूरत हमें नहीं है, तो धाप भी कन्वर्ट हो गया किसमें? 3PGL में। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, किसके? 3PGL के। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। अब ये जो PGAL है, इससे निकलेगा हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा NAD+। कौन एक्सेप्ट करेगा? तो NAD+ ने बना दिया NADH प्लस H पॉजिटिव। और यहाँ पे अब हमें फॉस्फेट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? वो फॉस्फेट एटीपी से नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? यानी फॉस्फोरिक एसिड से। ठीक है, फॉस्फेट आ गया। अब एंजाइम कौन सा यूज हुआ यहाँ पे? इसी का नाम लिखो। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या निकाला है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके कौन से पोजीशन पे ऐड करोगे? H3PO4 से लेके फॉस्फेट 3rd पोजीशन पे। तो बनेगा क्या? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ठीक है, अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से निकालो फॉस्फेट। कौन सी पोजीशन से निकालोगे फॉस्फेट? फर्स्ट से। वो फॉस्फेट निकाल के किसको दोगे? बोलो। एडीपी को। किसको दोगे? एडीपी को। इसका फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट निकाला और एडीपी को दे दिया, तो एडीपी जब इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? एटीपी। कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बने? 2, क्योंकि ये सब क्या चल रहा है? 2-2 चल रहा है। ठीक है, तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिल गया हमें। अब यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से तो निकल गया, तो अब सिर्फ क्या बचा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बचा। ठीक है, अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से, अच्छा पहले यहाँ एंजाइम बताओ कौन सा यूज होगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। हाँ, क्या यूज होगा एंजाइम? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज क्यों बोल रहे? क्योंकि फॉस्फेट कहाँ पे ऐड हुआ है? एडीपी पे। फॉस्फेट कहाँ पे ऐड हुआ है? एडीपी पे। मतलब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है। क्या हुआ है? फॉस्फोराइलेशन। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा? आइसोमर बनेगा इसका। हाँ, क्या बनेगा? कौन सा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यही बनेगा। एंजाइम कौन सा यूज होगा? म्यूटेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? म्यूटेज। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा? वो बनेगा डेल्टा बनेगा। यहाँ से निकलेगा वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरेट पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या बनेगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इनोल बना है ना यहाँ पे, तो एंजाइम यूज होगा इनोलेज। कौन सा एंजाइम? इनोलेज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से निकालो फॉस्फेट ग्रुप। क्या निकालोगे? फॉस्फेट ग्रुप। और वो फॉस्फेट ग्रुप किसको देना है हमें? एडीपी को। किसको देना है? एडीपी को। एडीपी को वो फॉस्फेट ग्रुप दिया तो हमें क्या मिला? एटीपी। कितने एटीपी? 2। ठीक है, ये सब 2-2 बना। अब एंजाइम कौन सा यूज होगा यहाँ पे?
फॉस्फोराइलेशन हुआ है ना इसका, तो काइनेज एंजाइम आएगा, ठीक है। और बना क्या है, पायरुवेट, तो क्या बनेगा, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने स्टेप, 10। कितने एटीपी का नेट गेन हुआ है, 2। कितने एटीपी का नेट गेन हुआ है, 2। जब सारी साइकिल वगैरह सब पढ़ लेंगे ना, तो लास्ट में हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो ध्यान रखना ग्लाइकोलिसिस से हमें NADH कितने मिले हैं, 2। एटीपी 2, नेट एटीपी कितने मिले, 2 मिले। रुक जाओ एक बार, रुक जाओ बस, ये बैलेंस शीट देख लो, आता है तुम्हें, हाँ हाँ। देखो जो स्टेप नंबर 10 है, जो स्टेप नंबर 10 है वो इरिवर्सिबल है। स्टेप नंबर 10 कैसा है, इरिवर्सिबल। दिख रहा है ना, स्टेप नंबर 10 में क्या बना था, फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बना था, वो स्टेप वापस नहीं जा सकता, तो स्टेप नंबर 10 कैसा है, इरिवर्सिबल। अब पे ऑफ फेज के अंदर इनिशियल सबस्ट्रेट जो है वो एल्डिहाइड है, देयरफॉर धाप इज आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पीजीएल। जो पे ऑफ फेज है उसमें हमें सबस्ट्रेट एल्डिहाइड चाहिए, इसीलिए हमने धाप को भी कन्वर्ट कर दिया पीजीएल में। धाप को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, पीजीएल में। जो स्टेप नंबर 6 है हमारा, स्टेप नंबर 6 में डिहाइड्रोजिनेशन एज वेल एज फॉस्फोराइलेशन अक्कर साइमल्टेनियसली, बट फॉस्फोराइलेशन अक्कर विद द हेल्प ऑफ H3PO4। एटीपी का यूज नहीं हुआ। अब देखो जो स्टेप नंबर 6 है, स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ तुम्हारा, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्यों, क्योंकि यहां से हमने क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकाल लिया, तो यहाँ पे हुआ डिहाइड्रोजिनेशन। और साथ में H3PO4 से हम इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हुआ फॉस्फोराइलेशन। तो स्टेप नंबर 6 में फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है और डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन क्यों, क्योंकि इस पे फॉस्फेट ऐड हुआ, और डिहाइड्रोजिनेशन क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 7 में और स्टेप नंबर 10 में क्या हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, इसको समझो। अब एक तो ना जो NADH यहाँ पे बना है, ये NADH लास्ट में जब हम ETS पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये NADH वहां जाके ATP बनाएगा, तो इसने यहाँ पे ATP नहीं बनाया, सबस्ट्रेट लेवल पे ATP नहीं बनाया। पर ये जो हमारे 4 ATP हमने बनाए थे, ये तो यहीं बन गए, आगे जाके बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये ATP यहीं बन गए, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया, यानी सबस्ट्रेट के लेवल पे ये ATP बन गया। पर ये जो NADH बनाई, इसने यहाँ पे ATP नहीं बनाया, ये बाद में जाके ETS में ATP बनाएगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल पे कितने ATP बने अब तक, 2। हाँ, अब कौन से स्टेप में बने, और 7th और 10th में, कौन से स्टेप में बने, 7th और 10th में। द ओनली स्टेप वेयर डिहाइड्रेशन, एक ऐसे स्टेप का नाम बताओ जहाँ डिहाइड्रेशन हुआ, पानी निकला, कौन से स्टेप में निकला, 9th में, ठीक है, 9th में पानी निकला है। अब देखो ATP सबस्ट्रेट लेवल पे कितने बने हैं, 4, और ATP यूज हमने कितने किए, 2, तो नेट गेन कितने का हुआ, 2 का हुआ। अब जो NADH है ना, एक NADH आगे जाके 3 ATP बनाता है, कितने ATP बनाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक NADH आगे जाके कितने ATP बनाएगा, 3। हमें कितने NADH मिले अभी तक, 2, मतलब एक हमें जो NADH मिले उनसे आगे जाके कितने ATP बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। ये एरोबिक कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो NADH है वो तो 3 बना रहा है, अगर FADH होता ना तो वो बनाता 2 ATP, FADH कितने बनाता, 2, तो कितने ATP होते, 4, ठीक है। तो हमें एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से जो यील्ड मिलेगी, ये देखेंगे हम कब 6 मिलेंगे और कब 4 मिलेंगे। अगर 6 मिले हैं तो नेट गेन हमें कितने ATP का होगा, 8 का, कितने का, 8 का। अगर टोटल हमें 4 मिलते हैं तो कितने का नेट गेन होगा, 6 का। देखो हमें ग्लाइकोलिसिस से नेट कितने ATP मिले, जो यहीं बन गए, 2, कितने ATP मिले, 2। अब हमें साथ में मिले हैं 2 NADH, क्या मिले हैं, 2 NADH। अगर ये 2 NADH आगे जाएंगे तो ये हमें कितने ATP देंगे, एक NADH 3 देगा, तो 2 NADH कितने देंगे, 6 तो NADH से और 2 हमें ग्लाइकोलिसिस से मिले, तो टोटल ATP कितने मिलेंगे, 8। ग्लाइकोलिसिस से टोटल ATP कितने मिलेंगे, लास्ट में 8 मिलेंगे। लेकिन अगर NADH की जगह अगर FADH है तो एक FADH2 कितने ATP बनाता है, 2, तो लास्ट में जाके वो कितने बनाएगा,
चार तो FADH के और 2 अभी यहाँ मिले हमें सबस्ट्रेट लेवल पे, तो कितने होंगे 6। तो ग्लाइकोलिसिस से हमें या तो 6 ATP मिलेंगे या 8 ATP मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ग्लाइकोलिसिस से या तो 6 या 8, पर सबस्ट्रेट लेवल पे ग्लाइकोलिसिस से कितने, सबस्ट्रेट लेवल पे नेट गेन 2 का, सबस्ट्रेट लेवल पे नेट गेन 2 का, पर लास्ट में या तो 6 या 8।